पिछले वीडियो में हम लोग देखे थे बिहार के भूगोल के बारे में जान रहे थे। पिछले 3 वीडियो में मैं आप लोगों को बताया हूँ बिहार का भूगोल से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा गया था बीपीएससी के एग्जामिनेशन में, तो वो सारे के सारे क्वेश्चन हमने बता दिए हैं पिछले 3 वीडियो में। अगर वो वीडियो आप नहीं देखे हैं तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ आपको तीनों वीडियो का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप वो तीनों वीडियो देख सकते हैं। और इस वीडियो में आपको मिलेगा कृषि उद्योग एवं विविध से पूछे गए जो भी क्वेश्चन है, बीपीएससी के थ्रू जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो कि सेक्शन है आपका कृषि उद्योग एवं विविध से जो पूछा गया क्वेश्चन है, ये भी बिहार के कंसेप्ट में ही पूछा गया है। निश्चित रूप से ये जानेंगे जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं अभी जो मैं बता रहा हूँ, उसमें बिहार से रिलेटेड करके जो भी क्वेश्चन है, सेक्शन है उसका कृषि उद्योग एवं विविध, तो इसमें जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ये क्वेश्चन आपके सामने मैं रखूंगा इस वीडियो में। लगभग इसमें क्वेश्चन है 59 यानी 60 क्वेश्चन है आपके पास, जो कि मैं आपको बताऊंगा इसमें और डिस्कस करूंगा इसी सारे क्वेश्चन पे। और वीडियो अच्छा लगे तो निश्चित रूप से आप हमारे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा मेरे इस चैनल को, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। इसलिए आप बेल आइकन प्रेस करना ना भूलिएगा। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल एवरीथिंग अभिषेक पे आप सभी का मैं अभिषेक स्वागत करता हूं। और आगे बढ़ते हुए इसी क्रम में जब हम देखेंगे, पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे बखूबी शो हो रहे होंगे। 2019 में बिहार के मानव विकास सूचकांक का मान क्या था? तो अगर आप जानते हैं इस बात को तो टिक आउट करेंगे डी ऑप्शन को, 0.574%। देख सकते हैं 0.574 कह ले सरल भाषा में, तो ये निकल के आएगा 0.574। और ये जो डाटा है 2019 का डाटा है, देख सकते हैं। और एग्जामिनेशन हुआ था 2022 में, उसमें पूछा गया ये क्वेश्चन है आपका। देख सकते हैं वर्ष 2019 में बिहार में मानव विकास सूचकांक HDI मान वैल्यू कितना है? तो देख सकते हैं 0.574 था। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो दूसरा नंबर क्वेश्चन निकल के आता है हमारा। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन में देखेंगे कि बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2019 से सार्वजनिक वित्तीय प्रबंधन प्रणाली CFMS शुरू की है। यह प्रणाली क्या है? तो इस प्रणाली के बारे में स्टेटमेंट दिया गया है। तो देख सकते हैं राज्य की समस्त वित्तीय कार्यकलापों को ऑनलाइन तथा कागज रहित बनाना, ये मतलब जो प्रणाली है, इस प्रणाली के थ्रू क्या काम किया जाएगा इसके बारे में ये ऑप्शन बता रही है। देख सकते हैं यहाँ पे पूछ बी नंबर ऑप्शन में देखेंगे बैंक की NPA की संख्या की समस्या को हल करेगी और राज्य परियोजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करेगी। सी नंबर ऑप्शन देख सकते हैं आपके सामने में है। और डी नंबर ऑप्शन देखने के लिए मेरे को ऊपर जाना होगा। तो देख सकते हैं, मैं थोड़ा सा ऊपर कर लेता हूँ पेज को, तो निश्चित रूप से दिखेगा। ये देख सकते हैं आपके सामने शो हो रहे होंगे डी नंबर ऑप्शन। डी नंबर ऑप्शन में कहा जा रहा है कि स्थानीय निकायों सहित राज्य सरकार के वित्त प्रबंधन करेगी, ये कहा जा रहा है। और ई नंबर ऑप्शन तो जानते ही हैं आप लोग कि उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इस बार जो एग्जामिनेशन होगा TRE के थ्रू, बिहार BPSC का जो एग्जामिनेशन ले रहा है टीचर का, तो इसमें भी 5 ऑप्शन रहेंगे। तो इसी प्रकार से ई ऑप्शन तक रहेंगे। तो इसका उत्तर होगा आपके सामने में दिख रहे होंगे ई नंबर ऑप्शन। इसकी हम व्याख्या देखेंगे तब जाकर के पूरी जानकारी हम लोग को समझ में आएगा। तो जब व्याख्या देखते हैं तो निकल के आता है बिहार सरकार के बजट प्रबंधन के लिए TCS कंपनी यानी टाटा सर्विस कंसल्टेंसी जो कंसल्टेंसी सर्विस जो है कंपनी है, तो ये सॉफ्टवेयर निर्माण कराया गया है इसी कंपनी के थ्रू। इसका नाम CFMS यानी कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम, कॉम्प्रिहेंसिव फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम है इसका फुल फॉर्म। यह प्रणाली, देखिए इस प्रणाली का काम क्या है? तो यह प्रणाली बजट निर्माण की में पारदर्शिता लाएगी, यानी बजट का जो निर्माण होता है उसमें पारदर्शिता लाएगी और समय के बचत करेगी और तथा परियोजनाओं को प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करेगी। तो ये इस प्रकार से यहाँ पर देख सकते हैं 2-3 ऑप्शन इसमें कवर होता है। तो निश्चित रूप से ये ऑप्शन ई होगा इसका आंसर। तो इसमें जो है कि ऑप्शन था आपका कि समस्त वित्तीय क्रियाकलापों का क्रियान्वयन करेगी, कागज रहित बनाएगी और बैंकों और NPA की समस्या को हल करेगी। तो ये बैंकिंग वाला जो ये
ऑप्शन है ये नहीं होगा। और नीचे जो सी नंबर ऑप्शन है क्रियान्वयन वाला, ये ऑप्शन सही होगा, यानी ए और सी दोनों सही हैं। इसी के वजह से यहाँ पर ई ऑप्शन जो है कि डी भी ऑप्शन सही है। यहाँ पर देखिए स्थानीय निकायों के सहित राज्य सरकार का वित्तीय प्रबंधन करेगी, तो ये डी भी ऑप्शन सही है। तो इसलिए इसका ऑप्शन होगा उपयुक्त में से एक से अधिक ऑप्शन सही है निश्चित रूप से। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा आपके सामने स्क्रीन पे। भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को कृषि कर्मण पुरस्कार प्रदान किया गया है। ये कृषि कर्मण पुरस्कार इसलिए दिया जाता है, ध्यान देंगे इस बात को, मक्का और गेहूं की उत्पादकता में जब अविश्वसनीय उत्पादन दिया जाता है किसी भी राज्य के थ्रू, तो इन्हें भारत सरकार के द्वारा सम्मानित किया जाता है, जिसे कहते हैं कर्मण पुरस्कार। ये ध्यान देंगे इस बात को। तो आपको निकल के आएगा कि भारत सरकार ने 2 जनवरी 2020 को जो बिहार राज्य के कृषि के लिए जो कर्मण पुरस्कार दिया गया है, यह किसके लिए दिया गया, यह पुरस्कार दिया गया है था किसके लिए दिया गया, तो देख सकते हैं मक्का और गेहूं के उत्पादन और उत्पादकता के लिए। तो ये इस बात के लिए दिया गया था, मक्का और गेहूं के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए ही आंसर सही होगा, निश्चित है ये नंबर ऑप्शन सही होगा। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे से पहले इसकी व्याख्या देख लेते हैं। तो भारत सरकार 2 जनवरी 2020 को बिहार राज्य को मक्का और गेहूं के क्षेत्र में लगातार उत्पादन के साथ उत्पादकता में वृद्धि के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार दिया गया है। तो ध्यान देंगे इस बात को, कृषि कर्मण का जो पुरस्कार है वो मक्का और गेहूं में अविश्वसनीय उत्पाद या उत्पादन करने के लिए दिया जाता है, जो कि भारत सरकार के द्वारा दिया जाता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो चौथा नंबर क्वेश्चन निकल के आता है। तो कहा जाता है यहाँ पर क्वेश्चन में कि बिहार सरकार ने अगस्त 2018 में एक नई योजना सतत जीविकोपार्जन योजना शुरू की थी। इस योजना का उद्देश्य क्या था, तो इसका एम पूछ रहा है, उद्देश्य पूछ रहा है। तो इसकी ऑप्शन के थ्रू हम जब देखते हैं तो निकल के आता है हमारा युवाओं को बेरोजगारी भत्ता देना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्थानीय निकायों के माध्यम से रोजगार प्रदान करना, अत्यधिक गरीब परिवार के को सतत आय का सृजन करने वाली प्रसंपत्ति प्रदान करना। उसके बाद है युवाओं में दक्षता की वृद्धि के लिए निःशुल्क परीक्षण प्रदान करना। ये ऑप्शन तो आप जानते ही हैं क्या होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। तो इसकी जब हम व्याख्या देखेंगे तब हमारे पास जानकारी बेहतर तरीके से समझ में आएगा। तो देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे ये इसकी डिस्क्रिप्शन है। बिहार सरकार 5 अगस्त 2018 को सतत जीविकोपार्जन योजना का शुभारंभ किया था। यह योजना देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन तथा बिक्री में पारंपरिक रूप से जुड़े हुए परिवार, जिनकी राज्य में शराबबंदी के बाद आर्थिक स्थिति कमजोर हो गई है, जैसे निर्धन परिवारों को, साथ ही अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य समुदायों के लक्षित अत्यंत निर्धन परिवारों के लिए शुरू की गई है। ऐसे परिवार को राज्य सरकार इस योजना के अंतर्गत सतत आजीविका एवं अक्षमता निर्माण हेतु 60,000 से लेकर के 1 लाख रुपए तक वित्तीय सहायता प्रदान करेगी। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। इसी वजह से यहाँ पर ऑप्शन ई दिया गया है, क्योंकि जो है कि देख सकते हैं बेरोजगारी भत्ता भी है इसमें, ग्रामीण क्षेत्र के मध्यम रोजगार को प्रदान करने के लिए भी है, और अत्यधिक गरीब परिवार के सतत प्रसंपत्ति यानी पूंजी का भी है, और निःशुल्क युवाओं के प्रशिक्षण प्रदान करना। ये डी ऑप्शन नहीं है, लेकिन ये 3 ऑप्शन कवर कर रहा है, तो इसलिए यहाँ पर ई ऑप्शन को चुना गया है। जब व्याख्या देखते हैं तब जाकर के हमारा जो है कंसेप्ट क्लियर होता है। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 5वां नंबर क्वेश्चन निकल के आता है आपके सामने में। देख सकते हैं 5वां नंबर ऑप्शन आपके सामने में ये दिख रहा होगा अभी। तो 5वां नंबर ऑप्शन में कहा जा रहा है कि बिहार सरकार की 7 निश्चय योजनाओं में निम्न में से कौन सा सम्मिलित नहीं है। 7 निश्चय जो है इनकी बिहार सरकार का योजना जो नीतीश कुमार द्वारा लाया गया था, तो इसमें जो है कि कौन सा निहित नहीं है। तो महिला रोजगार है, साफ पानी पीने का है, सभी परिवारों को बिजली आपूर्ति है, बाल कल्याण है, और उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक में से अधिक। डी ऑप्शन है इसका आंसर। देख सकते हैं बाल कल्याण के बारे में 7 निश्चय में सोचा गया था। निश्चित रूप से स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो है कि आयोजन निकल के आता है, जो स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड का जो कंसेप्ट है इसी बिहार का 7 निश्चय योजना के अंतर्गत आता है। और जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो और सी बहुत सारी जानकारी हमारे पास निकल के आएगा। तो देखेंगे बिहार सरकार ने 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास, देख सकते हैं 5 वर्षों के लिए न्याय के साथ विकास पर आधारित एक साझा कार्यक्रम तय किया था। वो कौन सा कार्यक्रम था, तो बिहार सरकार द्वारा विकसित 7 निश्चय लाए गए थे। 7 निश्चय एक योजना का नाम है, और उन्हें सुशासन के क्रम में 2015 से लेकर 2020 में सम्मिलित किया गया था, जिसे मंत्रिमंडल सचिवालय
द्वारा 21 दिसंबर 2016 को लागू किया गया और 7 निश्चय में शामिल होने वाले जो योजना थे, जो उनका मेन कंसेप्ट था, तो वो क्या था देख सकते हैं। आर्थिक हल निकालना था युवाओं को बल देने के लिए, और रोजगार महिलाओं का अधिकार था। हर घर में बिजली पहुंचाना था, और हर घर तक नल जल योजना जो था वो भी था। हर घर तक पक्की नालियों की व्यवस्था थी। उसके बाद शौचालय का निर्माण भी था, और अवसर आगे बढ़े, देख सकते हैं अवसर को पैदा करना, बढ़े और आगे बढ़े, का जब भी आयोजन 7 निश्चय के अंतर्गत ही किया गया था। निश्चित रूप से देखेंगे, छठा क्वेश्चन निकल के आएगा आपके स्क्रीन पे। निम्नलिखित में से किस राज्य को केंद्र सरकार द्वारा विशेष श्रेणी की दर्जा दी गई है? SCS जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहेंगे। किस राज्य को जो है केंद्र द्वारा जो है केंद्र द्वारा विशेष राज्य की दर्जा दी गई है? तो देख सकते हैं ऑप्शन है आपका बिहार में, जो ऑप्शन है बिहार निकल के आएगा इसका, बिहार। देख सकते हैं बिहार प्रदान नहीं किया गया, नहीं वाला ऑप्शन पूछा गया। तो बिहार को तो नीतीश कुमार जी बहुत समय से मांग रहे हैं कि विशेष राज्य का दर्जा दिया जाए, लेकिन नहीं मिला है इन्हें भी विशेष राज्य का दर्जा। तो विशेष राज्य का दर्जा नहीं पाने वाला राज्य कौन सा है? तो बिहार है। जम्मू कश्मीर, सिक्किम और हिमाचल प्रदेश, ये तीनों राज्य जो ऑप्शन में दिए गए हैं, इन सभी को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है। जब हम व्याख्या देखेंगे तो कहीं और निकल के आएगा। देख सकते हैं जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को 1969 ईस्वी में 1969 में असम, जम्मू कश्मीर, नागालैंड को 3 राज्य को दिया गया था, और हिमाचल प्रदेश को 1971 में दिया गया था। मणिपुर, मेघालय और त्रिपुरा को 1972 में दिया गया था, और सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और मिजोरम को वर्ष 1975 में दिया गया था। देख सकते हैं यहाँ पर 3-4 डेटा आपके सामने हैं, और जब देखते हैं इन 4 डेटा को तो देखने में निकल के आता है आपका मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम 1975, त्रिपुरा, मेघालय, मणिपुर 1972, हिमाचल को 1971। अकेले राज्य था एक, जिसमें हिमाचल प्रदेश को 1971 में एक ही राज्य को मिला है, और 1969 में जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड, ये सबसे पहला वाला जो विशेष राज्य की प्राप्त करने वाला राज्य है। जम्मू कश्मीर, असम, नागालैंड 3 ठो राज्य है। उसके बाद है हिमाचल प्रदेश, एक ही राज्य है जो कि 1971 में मिला। मणिपुर, मेघालय, त्रिपुरा 1972 में मिला। सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, मिजोरम 1975 में मिला, और साथ ही उत्तराखंड को 2021 में मिला था। और यद्यपि 2013 में बिहार सरकार ने विशेष राज्य की दर्जा प्राप्त करने की मांग की थी, लेकिन ये असफल रहा था। देख सकते हैं, इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए ही सही होगा। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा आपका क्वेश्चन नंबर 7, जो कहता है आपको कि 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय कारों के विभाज्य पूल में बिहार को कितनी हिस्सा प्राप्त हुई है? तो ये देख सकते हैं बिहार का जो संदर्भ में क्वेश्चन पूछा गया है, तो यहाँ पर 15वें वित्त आयोग के सिफारिश के अनुसार 2021 से 26 में केंद्र सरकार ने करों के विभाज्य में कुल विभाज्य पूल में बिहार सरकार का कितना हिस्सा है? तो देख सकते हैं इसमें ऑप्शन नंबर ई होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो देख सकते हैं इसकी जब हम व्याख्या देखेंगे तो निश्चित रूप से हमको समझ में आएगा कि क्या कहता है जो विभाजन का कंसेप्ट है केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। तो आपके सामने देख सकते हैं ये निकल के आएगा आपका इसका डिस्क्रिप्शन यानी कि व्याख्या। तो 15वें वित्त आयोग की सिफारिशों के अनुसार 2021 से 26 तक केंद्रीय करों के विभाजन में 10.058% का हिस्सा बिहार का होगा, यानी कि राज्य का होगा। और दूसरा सर्वाधिक है। यह जो हिस्सा है सभी राज्यों में, जितने भी राज्य में जो हिस्सा करों का बंटवारा हुआ है, इसमें सबसे सेकंड नंबर देखें तो सेकंड नंबर है जो कि इतना 10.058% जो है कि बिहार का ही होगा। टैक्स हिस्सा जो होगा उसमें इतना होगा। और सबसे देख सकते हैं सभी राज्यों में सर्वाधिक हिस्सा 17.939% उत्तर प्रदेश का है। सबसे अधिक जो है इसका है 17.939% जो है सबसे अधिक उत्तर प्रदेश का है। दूसरे नंबर पे बिहार का है। तो देख सकते हैं बिहार दूसरे नंबर पे है 10.58 के साथ, और पहले नंबर पे है आपका उत्तर प्रदेश जो 17.939% के साथ है। आगे बढ़ते हुए 8वां नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत छात्र से कौन से छात्र से 2021 से
से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। डिजिटल बिहार कार्यक्रम के तहत छात्र कौन से छात्र जो है 21-22 से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। तो कौन से कक्षा है, कौन सा क्लास से बताया गया है यहाँ पे, 5वीं कक्षा से, 6ठी से, 7वीं, 8वीं, उपयुक्त में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो देखेंगे इसकी व्याख्या देखते हैं तो निकल के आता है डिजिटल बिहार कार्यक्रम के अनुसार 6ठी कक्षा से लेकर ऊपर तक के सभी कक्षाओं में विद्यार्थियों को कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे। 6ठी कक्षा से लेकर के ऊपर तक के जितने भी सारे क्लास चलेंगे उसमें सभी को कंप्यूटर शिक्षा अनिवार्य रूप से पढ़ाया जाएगा। ये कंसेप्ट लाया जा रहा है और इसके संदर्भ में देख सकते हैं कई जगह ट्रेनिंग भी स्टार्ट हो गया है। तो निश्चित रूप से आपको देखने को मिलेंगे इस तौर पे। और 9वां जो क्वेश्चन निकल के आएगा इसमें देखने को मिलेगा आपको बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 में किस लिए दिया गया था। बिहार सरकार को डिजिटल इंडिया अवार्ड 2020 दिया गया था, जो किस कारण से दिया गया था, किस लिए दिया गया था, इसकी जब व्याख्या देखेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास कोविड-19 के दौरान बिहार सरकार ने अपने नागरिकों को विभिन्न प्रकार से सहायता उपलब्ध कराने के लिए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने बिहार सरकार मुख्यमंत्री सचिवालय आपदा प्रबंधन विभाग को राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र को डिजिटल इंडिया अवार्ड का प्रदान किया है। देख सकते हैं यहाँ पे कहा जा रहा है किसको दिया गया है, तो मुख्यमंत्री सचिवालय आपदा प्रबंधन विभाग एवं राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र डिजिटल इंडिया अवार्ड से सम्मानित किया गया है इसको 2020 के लिए। और ये कौन किया है, तो रामनाथ कोविंद द्वारा इसे सम्मानित किया गया है। निश्चित रूप से देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में, देखेंगे 10 नंबर क्वेश्चन में बिहार के वर्ष 2021 से 22 के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। देख सकते हैं ऑप्शन है आपका बाल देखभाल है, महिला सशक्तिकरण, आधारभूत संरचना, कौशल और उद्यमिता विकास, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। तो क्वेश्चन एक बार फिर से देखेंगे, बिहार में 2021 से 22 में के लिए पेश किए गए बजट में प्रस्तावित नया मंत्रालय किस पर केंद्रित है। नया मंत्रालय जो बनाया जाएगा तो किस चीज बात पर केंद्रित है, किस कंसेप्ट को लेकर के बनाया जाएगा। तो निश्चित रूप से आपके सामने में देखने को मिलेगा इसका ऑप्शन यानी डिस्क्रिप्शन देखने को मिलेगा कि इसमें कहा जा रहा है कि वर्तमान में बिहार राज्य में ITI संचालन, श्रम संसाधन विभाग, पॉलिटेक्निक संस्थान का संचालन विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा किया जाता है, जिसमें दोनों क्षेत्र में समन्वय स्थापित करना आसान नहीं होता है। इसीलिए समन्वय स्थापित करने तथा कौशल एवं उद्यमिता विकास हेतु बिहार बजट 2021-22 में एक अलग विभाग स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग का गठन की घोषणा की गई है। स्किल डेवलपमेंट एवं उद्यमिता विभाग की गठन की घोषणा की गई है। हालांकि प्रश्न है कि मंत्रालय शब्द दिया गया है जिसके अनुसार इस प्रश्न का उत्तर विकल्प ई हो सकता है, लेकिन मंत्रालय का तात्पर्य यदि विभाग हो सकता है तो इस उत्तर का विकल्प डी होगा। तो इसका आंसर जब हम देखते हैं तो निकल के आता है कि कौशल और उद्यमिता विभाग जो है, विभाग जब पूछेगा तो कौशल एवं उद्यमिता विकास विभाग होगा, और जब मंत्रालय पूछा जा रहा है तो मंत्रालय है इसका डिफरेंस है। तो इसमें मंत्रालय का नाम देखेंगे तो मंत्रालय का नाम है आपका स्किल डेवलपमेंट और उद्यमिता विभाग, तो है कौशल विकास योजना। मंत्रालय शब्द के अनुसार जो देखेंगे तो इनमें से कोई नहीं आंसर होगा। देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आएगा, बिहार के इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था। बिहार राज्य के जो इतिहास में पहली बार राज्य का आर्थिक सर्वेक्षण प्रस्तुत किया गया था, तो ये प्रस्तुत कौन करवाया गया था, नीतीश कुमार द्वारा करवाया गया था या फिर लालू प्रसाद, सुशील कुमार मोदी और निम्नलिखित में से कोई नहीं। तो ये आंसर होगा आपका सुशील कुमार मोदी द्वारा करवाया गया था। इसकी जब डिस्क्रिप्शन देखेंगे तो निकल के आएगा मार्च 2007 में बिहार के इतिहास में प्रथम बार आर्थिक सर्वेक्षण तत्कालीन उप मुख्यमंत्री एवं राज्य के वित्त मंत्री सुशील कुमार मोदी ने प्रस्तुत किया था। वर्ष 2021-22 में देखेंगे, वर्ष 2021-22 का आर्थिक एवं सर्वेक्षण बजट का वर्तमान उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री श्री तारकिशोर द्वारा तारकिशोर द्वारा देख सकते हैं तारकिशोर प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ये जो है तारकिशोर द्वारा जो है ये जो रिपोर्ट था वो प्रसारित किया गया था, वो देखा गया था आपको।
उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे निकल के आएगा, बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? माफ कीजिएगा। बिहार में मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत कितने विभाग शामिल हैं? कितने विभाग जो है कि शामिल है मानव विकास के अंतर्गत? तो देख सकते हैं यहाँ पर ऑप्शन है आपका 6, 8, 7, 10। तो इसका आंसर होगा बी नंबर ऑप्शन, यानी 7 विभाग जो है कि शामिल है। 7 विभाग में कौन कौन सा विभाग है, इसके नाम जानना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो पहला विभाग है स्वास्थ्य विभाग है, शिक्षा विभाग है, समाज कल्याण विभाग है, अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग है। उसके बाद पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग है, अल्पसंख्यक विभाग है, अल्पसंख्यक कल्याण विभाग है, आपदा प्रबंधन विभाग है। तो ये 7 विभाग है जो कि मानव विकास उप मिशन के अंतर्गत 7 विभाग को शामिल किया गया है। ये 7 विभाग आपके सामने हैं। जब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं तो निकल के आता है आपका 13 नंबर क्वेश्चन आता है। तो देखेंगे 13 नंबर 13 नंबर क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है। तो निश्चित रूप से वीडियो लंबा होगा तो आप बने रहिएगा लास्ट तक, और वीडियो को लाइक करते जाइएगा, शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, ताकि आपको और अच्छे से जानकारी प्राप्त हो। तो देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर देख सकते हैं पेंशन पर समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत व्यय किया जाता है। देख सकते हैं बिहार सरकार के द्वारा कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन पर अपने समस्त संसाधनों का कितना प्रतिशत जो है खर्च किया जाता है। तो ऑप्शन इसका 40%, 60%, 50% और 46% है। तो इसी संदर्भ में जब हम देखेंगे तो उपयुक्त में से कोई भी विकल्प सही नहीं है। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रकाशित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न के उत्तर को तारांकित किया गया है, मतलब जो उत्तर को प्रशासन किया गया है। तो ये जो कैलकुलेशन है, ये कैलकुलेशन दिया ही नहीं गया है इसमें, तो स्टार मार्क इसमें दिया गया है। निश्चित रूप से इसकी अगर जानकारी आपको प्राप्त हो, निश्चित रूप से आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। और 14 नंबर क्वेश्चन में देखेंगे बिहार राज्य विभाजन पूर्व, यानी बिहार राज्य के विभाजन से पहले में कितने औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए बी सी डी में से कौन सा ऑप्शन होगा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर सही होगा। 6, यानी 6 ऐसे उद्योग थे जिसमें की है क्या था, तो विकास प्राधिकरण थे। तो यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर, ये 6 थे, यानी आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर। इसके संदर्भ में जब हम व्याख्या देखेंगे तो बिहार राज्य के विभाजन पूर्व 6 यथा आदित्यपुर, बोकारो, पटना, रांची, दरभंगा एवं मुजफ्फरपुर में औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकरण थे। वर्तमान में पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा का औद्योगिक विकास क्षेत्र प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। तो ये देखेंगे पहला पटना, भागलपुर, मुजफ्फरपुर और दरभंगा, ये 4 जो है जिला ऐसे हैं, 4 स्थान ऐसे हैं जो विकास प्राधिकरण के अनुरूप कार्य करते हैं, और इसका क्षेत्र है जो विकास प्राधिकरण के रूप में अधिसूचित किया गया है। और 15 नंबर क्वेश्चन इसी के साथ आगे बढ़ते हुए देखेंगे बिहार राज्य पर्यटन विकास निर्माण में टैग लाइन क्या है। बिहार राज्य का पर्यटन विकास निगम की जो टैग लाइन है, जो समझ ले कि टैग लाइन इसका वचन क्या है। तो देख सकते हैं ब्राइट बिहार, ब्लिसफुल बिहार, उसके बाद है हम सबका बिहार और बिहार इज द बेस्ट। तो इसका ऑप्शन है बिल्सपुर बिहार। इसकी जब हम व्याख्या देखेंगे तो और ही अच्छे तरीके से हम लोग को समझ में आएगा। इस संदर्भ में जब हम व्याख्या देखते हैं तो बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम राज्य में पर्यटन के विकास के लिए जिम्मेदार है, और बिहार राज्य पर्यटन विकास निगम का टैगलाइन जो है विल्सफुल बिहार है। देख सकते हैं इसका जो 16 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो निकल के आएगा बिहार में कृषि कुंभ मेला 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था। देख सकते हैं कृषि कुंभ मेला बिहार में 2019 में कहाँ आयोजित किया गया था। चंपारण है, राजगीर है, मोतिहारी है, गया है। तो इसका आंसर मोतिहारी है, जहां पर कृषि का कुंभ मेला आयोजित किया गया था, जिसमें आपको देखने को मिला था बहुत सारी जानकारी। तो जानकारी देखने के लिए हमको देखना पड़ेगा इसका डिस्क्रिप्शन। तो डिस्क्रिप्शन में आपके सामने है, देख सकते हैं आप। हाँ, देख सकते हैं बिहार में 9 से लेकर के 11 फरवरी 2019 के मध्य कृषि कुंभ मेला 2019 महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी
में आयोजित हुआ था। तो ये इंस्टीट्यूट का नाम ध्यान रखेंगे, महात्मा गांधी इंटीग्रेटेड फार्मिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट मोतिहारी में है, जहां पर 9 से 11 फरवरी तक 2019 में कुंभ मेला, कृषि कुंभ मेला का आयोजन किया गया था। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 17 नंबर क्वेश्चन नीति आयोग से निकल के आएगा। नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर है। तो नीति आयोग के स्वास्थ्य सूचकांक 2019 के अनुसार बिहार राज्य का स्कोर क्या है? तो ऑप्शन है आपका 30.12, 30.13, 32.11 और 32.12। ऑप्शन नंबर डी आपको बताइए क्या है? तो सी नंबर ऑप्शन इसका सही होगा, 32.11 जो है कि इसका राज्य का स्कोर रहा था नीति आयोग के अनुसार, जो स्वास्थ्य सूचकांक है उसके अनुसार, जो निकाला गया था 2019 में। तो इस संदर्भ में जब हम व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या में बहुत सारे डेटा हमारे पास सामने निकल के आएगा। प्रश्नकाल में विकल्प सी सही था, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था उस समय में विकल्प सही था। और अभी के जो दौर है उसमें देखेंगे तो 2019 में नीति आयोग द्वारा जारी व्यवस्था स्वास्थ्य देख सकते हैं, जारी स्वास्थ्य राज्य प्रगतिशील भारत रिपोर्ट के अनुसार स्वास्थ्य सूचकांक 2019-20 चतुर्थ दौरे में बिहार सरकार का स्कोर 31 हो गया है। देख सकते हैं यहाँ पर बढ़ गया है, बढ़ा नहीं घट गया है। देख सकते हैं 32 था पहले और अब हो गया है आपका 31 हो गया है। तो इसी संदर्भ में जब हम देखेंगे स्कोर विभिन्न राज्यों का तो निकल के आएगा रिपोर्ट के अनुसार बेहतर प्रदर्शन करने वाले शीर्ष 5 राज्य हैं, जिनका नाम है केरल 74.01 के स्कोर के साथ आगे है, और तमिलनाडु है आपका दूसरे नंबर पे 65.13, और उसके बाद तेलंगाना है 63.99, उसके बाद है आंध्र प्रदेश है 63.52, उसके बाद है महाराष्ट्र 63.01, और उसके बाद रिपोर्ट के अनुसार खराब प्रदर्शन करने वाले 5 राज्य कौन कौन से हैं? तो उत्तर प्रदेश है, बिहार है, मध्य प्रदेश है, उसके बाद झारखंड नहीं है, राजस्थान है, उत्तराखंड है। तो ये 5 राज्य जो है कि बहुत ही खराब प्रदर्शन किए थे, जो स्वास्थ्य का रिपोर्ट था इसमें। और इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो 18 नंबर क्वेश्चन हमारे पास निकल के आता है, जो कि कहता है आपको कि 21 सितंबर 2020 को वीडियो सम्मेलन द्वारा किस राज्य में घर तक फाइबर योजना पहुंचाने की प्रारंभ करने की बात कही गई है? तो उत्तर प्रदेश है, मध्य प्रदेश है, बिहार, कर्नाटक है। तो निश्चित रूप से आपका क्वेश्चन का आंसर होगा बिहार, जो कि 2020 में 31 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग वीडियो सम्मेलन के द्वारा ये निर्णय लिया गया था कि हर घर तक नेट की सुविधा पहुंचाई जाएगी, ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाया जाएगा, लेकिन ये संभव नहीं हुआ, अभी तक हमारे गांव में नहीं आया नेट का फाइबर। देख सकते हैं उसके बाद इसकी जब व्याख्या देखते हैं तो निकल के आएगा 21 सितंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में घर तक फाइबर योजना प्रारंभ की गई थी। देख सकते हैं इस संदर्भ में जब हम 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो निकल के आता है गरीब कल्याण रोजगार अभियान बिहार के किस जिले में प्रधानमंत्री द्वारा 2020 में शुरू किया गया था? तो ऑप्शन है आपका पटना, बांका, मधेपुरा, खगड़िया। तो इसका आंसर जब हम देखेंगे तो आंसर निकल के आएगा। आंसर निकलने से पहले एक बार क्वेश्चन फिर से पढ़ लेंगे। गरीब कल्याण योजना, गरीब कल्याण रोजगार अभियान किस जिले में सबसे पहले प्रधानमंत्री द्वारा शुरू किया गया है? तो निश्चित रूप से आप देखेंगे तो निकल के आएगा आपके पास। जब इसकी व्याख्या देखेंगे तो मैं दिखाता हूँ आपको व्याख्या क्या है। व्याख्या देखेंगे तो ये ऑप्शन नंबर डी निकल के आता है, यानी 20 जून 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बड़े पैमाने पर रोजगार और ग्रामीण सार्वजनिक योजना सार्वजनिक कार्यों के संबंधित कार्यालय देख सकते हैं जीवन गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुभारंभ किया गया था, जो बिहार के खगड़िया जिले से स्टार्ट हुआ था। और इस अभियान का उद्देश्य था कि कोविड-19 में 19 की महामारी में प्रभावित बड़ी संख्या में घर से वापस लौटने वाले प्रवासी कामगारों को सशक्त बनाने और अपने क्षेत्रीय गांवों में आजीविका अवसर मुहैया करवाने का निर्णय लिया गया था। इस सम्मेलन के थ्रू, इस मीटिंग के थ्रू कह ले, इस कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू कह ले तो नरेंद्र मोदी के द्वारा। और इसी संदर्भ में जब हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए तो 20वां नंबर क्वेश्चन जो कि जनगणना पर आधारित निकल के आएगा। 2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंग अनुपात क्या था? तो 2011 के अनुसार जो जनगणना हुई थी उसमें बिहार का लिंग अनुपात क्या था? तो निकल के आएगा ऑप्शन नंबर ए 935 जो था। इसमें देखेंगे तो इसकी व्याख्या देखेंगे तो जनगणना
2011 के अनुसार बिहार में बाल लिंगानुपात 0 से 6 आयु वर्ग समूह की जनसंख्या के अनुसार अगर देखते हैं तो 935 था। जब हम देखते हैं आगे बढ़ते हुए तो निकल के आएगा बिहार वर्ष 2017 से 18 के दौरान बिहार के तृतीय क्षेत्र में की विकास दर थी, क्या थी? तो 2017 से 18 के दौरान बिहार में तृतीय क्षेत्र की विकास दर क्या थी? तो ऑप्शन है आपका 14.2, 14.6, 15.6 और 15.2। तो देख सकते हैं इसका आंसर होगा आपका बी नंबर ऑप्शन 14.6 है, जो कि बिहार आर्थिक समीक्षा 2018-19 के अनुसार कहता है कि वर्ष 2017-18 के दौरान बिहार में तृतीयक क्षेत्र की विकास दर स्थिर 2011 से 12 तक चालू कीमतों पर क्रमशः 14.6 एवं 17.9% थी। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021 के अनुसार 2020 से 21 में स्थिर मूल्यों पर प्राथमिक या फिर द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्रों का विकास क्रमशः 0.0%, 2.2% और 0.1% थी। ये जो आंकड़ा निकल के आता है आपका 2017-18 के दौरान जो क्या आंकड़ा था, तो यह है 14.6% की आंकड़ा था, जो कि बिहार में तृतीय क्षेत्र के विकास की दर को बताता था। उसके बाद देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन 22 नंबर क्वेश्चन के तौर पे निकल के आएगा बिहार वर्ष 2017 से 19 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य का सकल घरेलू उत्पाद जो था क्या था? तो देख सकते हैं इसका ऑप्शन निकल के आएगा ए नंबर ऑप्शन 4,87,628 करोड़ रुपए। तो देख सकते हैं 4,87,628 करोड़ रुपए क्या था? तो 2017-18 में मौजूदा कीमतों पर बिहार राज्य में सकल घरेलू उत्पाद की जो डाटा निकल के आया था वो था 4,87,628। जब हम इसी संदर्भ में इसकी व्याख्या देखते हैं तो निकल के आता है आपके सामने, क्या निकल के आता है? तो देखेंगे आपके सामने शो हो रहे होंगे। बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार चालू करंट स्थित 2011 से 12 कीमतों पर बिहार सरकार या फिर बिहार राज्य का सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2020 से 21 और क्रमशः 618.63 हजार करोड़ रुपए एवं 419.88 हजार करोड़ रुपए रह गया था। तो ये निश्चित रूप से घटा था हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो है कि 2020-21 में 618 था और 2011-12 में देखें तो इसका जो है जीडीपी ज्यादा था, 700 कुछ था। तो देखेंगे निश्चित रूप से नेक्स्ट क्वेश्चन के तौर पे बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस पर बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? बिहार में कृषि और ग्रामीण विकास के लिए किस प्रकार के बैंक स्थापित करने का प्रस्ताव है? कृषि विज्ञान बैंक, कृषि बैंक, कृषि यंत्र बैंक, कृषि उत्थान बैंक, उत्प्रेरित में से कोई नहीं या फिर एक से अधिक। तो इसका आंसर निकल के आएगा बी नंबर ऑप्शन कृषि यंत्र बैंक। कृषि यंत्र बैंक यानी कृषि के संबंधित जो भी यंत्र खरीदते हैं, जैसे ट्रैक्टर हो गया, ट्रैक्टर का जो टेलर हो गया, वो हल चलाने वाला मशीन हो गया, रोटावेटर जिसको बोलते हैं, इस सब चीज उपकरण आप खरीदते हैं तो निश्चित रूप से आपको डिस्काउंट मिलता है बिहार में, और या फिर लोन भी ले सकते हैं आप इस चीज को लेने के लिए। और जब देखते हैं तो डी नंबर इसका ऑप्शन आएगा, बी नंबर ऑप्शन आएगा। उसी संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखते हैं तो निकल के आएगा वर्ष 2021 में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा शुरू की गई रबी महाभियान, देख सकते हैं रबी महाभियान के समय इस किसानों की आधुनिक तरीके से खेती करने हेतु कृषि यंत्रों के लिए 13 जिलों में 328 कृषि बैंक स्थापित किए गए। 13 जिलों में ये बैंक की स्थापना की गई और घोषणा की गई थी। 13 जिलों में इस बैंक की स्थापना की घोषणा की गई थी। यानी कौन सा बैंक का नाम था? कृषि यंत्र बैंक की स्थापना करने की घोषणा कर दी गई थी। तो निश्चित रूप से ये जानने को मिला होगा इस क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ बढ़ते हुए आगे देखेंगे तो निकल के आता है 2021 और 22 के दौरान बिहार के राजकोषीय घाटा प्रकार अनुमति है, किस प्रकार अनुमति है? तो देखेंगे ऑप्शन निकल के आएगा आपका 22 करोड़ 511 22,511 करोड़, उसके बाद 27,617 करोड़, 2021
11 करोड़ और 21,543 करोड़। तो इसका आंसर निकल के आएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, जो कि कहता है 22,511 करोड़ रुपए। और इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो हमारे पास व्याख्या निकल के आता है, तो निकल के आएगा बिहार बजट अनुमान 2021 से 22 देख सकते हैं। बिहार बजट निर्माण 2021 से 22 के अनुसार वर्ष 2021 से 22 में राजकोषीय घाटा 22,511 करोड़, 22,510 करोड़ और उसके बाद 22,522 करोड़ हेतु 25,885 करोड़ हेतु और करोड़ रुपए देख सकते हैं, करोड़ रुपए अनुमोदित किया गया है। देख सकते हैं 20,000 देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है 2022 से लेकर के 23 में 25,885.11 करोड़ रुपए की अनुमति दी गई है, जिसमें कि राज्य सकल घरेलू उत्पाद, राज्य का जो सकल घरेलू उत्पाद है उसमें से मात्र 3.47% ही दिया गया है, 3.47% ही दिया गया है। निश्चित रूप से आपको समझ में आ गए होंगे कि क्या कह रहा है ये क्वेश्चन। इसी संदर्भ में जब हम आगे वाले क्वेश्चन को देखते हैं तो निकल के आता है आपके सामने। देखिए इसी क्वेश्चन में जब हम देखेंगे तो निकल के आएगा, अभी के अनुसार जो देखते हैं तो निकल के आएगा इसमें मेन डाटा जो इस बार एग्जाम में पूछा जा सकता है 2022-23 में ये सकल घरेलू उत्पाद क्या है, तो देख सकते हैं 25,885.11 करोड़ रुपए अनुमानित की गई है। ये राज्य का सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 3.47% है। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन निकल के आता है हमारे सामने। बिहार में देख सकते हैं, बिहार में अप्रैल जून 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह में आकर्षित की गई है। तो ये क्वेश्चन पूछा गया है, आपके सामने देख रहे होंगे। अप्रैल जून में 2018 के दौरान किस क्षेत्र ने सर्वाधिक एफडीआई इक्विटी अंतर प्रवाह को आकर्षित किया है, तो सेवा क्षेत्र के है, इस्पात क्षेत्र उद्योग है और कृषि प्रसंस्करण है, सीमेंट है। और देख सकते हैं तो इसका आंसर देख सकते हैं स्टार मार्क दिया गया है, तो इसकी व्याख्या देखना पड़ेगा हमको। व्याख्या में देखेंगे प्रमाणित स्रोत के अभाव के कारण बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया गया है, मतलब इस प्रश्न का जो है कि डिलीट कर दिया गया है, इस प्रश्न को नहीं मान्य किया गया है। तो अगर देखेंगे तो इक्विटी क्षेत्र देखेंगे तो इस्पात तो होगा नहीं, सीमेंट होगा नहीं, कृषि क्षेत्र का हो सकता है, कृषि क्षेत्र में जो है कि एफडीआई के इक्विटी अंतर्प्रवाह कर सकता है ये बिहार सरकार। तो ये ऑप्शन सही होना चाहिए। मेरे संदर्भ में, आपके संदर्भ में क्या है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। और इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 26 नंबर क्वेश्चन निकल के आएगा, जो कि कहता है बिहार के उस योजना का नाम बताएं जो निर्यातोन्मुखी इकाई स्थापित के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण पर ध्यान देती है। तो इसका ऑप्शन है आपके सामने इंटीग्रेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट IID, देख सकते हैं ये आंसर है आपका, ये ऑप्शन है एक। उसके बाद बी नंबर ऑप्शन में चलेंगे तो बी नंबर ऑप्शन के लिए हमें ऊपर जाना पड़ेगा। तो ऊपर वाले पेज में देखेंगे तो बी नंबर ऑप्शन दिखेगा हमको, तो निकल के आता है बी नंबर ऑप्शन एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क। और सी नंबर ऑप्शन कंसेप्ट ऑफ बिल्ड ऑपरेटर ट्रांसफर यानी BOT, उसका सॉफ्टवेयर हार्डवेयर। तो इसका आंसर निकलेगा आएगा सॉफ्टवेयर हार्डवेयर टेक्नोलॉजी पार्क देख सकते हैं STP HTP, और ये देखने को मिलेगा आपको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क के अनुसार। इस संदर्भ में जब हम व्याख्या देखेंगे तो व्याख्या निकल के आएगा हमारे पास बिहार सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा विकसित निर्यात संवर्धन और औद्योगिक पार्क एक्सपोर्ट प्रमोशन इंडस्ट्रियल पार्क एक से अधिक उत्पादन निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र है जो हाजीपुर में स्थित है और यह निर्यातमुखी इकाई है, यानी कि निर्यात नहीं किया जा सकता यहाँ पे। निर्यातमुखी मतलब निर्यात ही किया जाता है यहाँ पे, और आयात निर्यात एक्सपोर्ट इंपोर्ट की जो बात कहा जाता है ये कहा जाता है यहाँ पे। और के लिए अपेक्षित उच्च स्तरीय अवसंरचनात्मक सुविधाओं को निर्माण में ध्यान रख करके किया गया है। तो ये सारी बात को ध्यान में रख करके किया जा रहा है और ये सब बात जो है ध्यान में रखने की जरूरत है। और 27 नंबर क्वेश्चन देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के तौर पे, बिहार राज्य की शिशु मरणांक दर क्या है, शिशु का जो है कि डेथ रेट क्या है। तो देख सकते हैं बिहार राज्य का शिशु
जो डेथ रेट क्या है, तो झारखंड से अधिक है, झारखंड के बराबर है, झारखंड से कम है और अखिल भारतीय स्तर पर है। तो इसका ऑप्शन है झारखंड से अधिक है। झारखंड से अधिक है तो कितना है झारखंड से अधिक या फिर कितना है? तो प्रश्नकाल के अनुसार जब देखते हैं तो निकल के आएगा शिशु की मृत्यु दर प्रति हजार जन्म पर 54 थी, यानी कि 1000 बच्चे जब जन्म लेते हैं तो 54 बच्चे डेथ कर जाते हैं। 54 बच्चे जो जन्म लेते हैं वो डेथ कर जाते हैं। जो संदर्भ में झारखंड 46 से अधिक थी और अखिल भारतीय स्तर पर जब देखें, भारत के स्तर पर जब देखें तो 53 बच्चे ऐसे थे जो कि 1000 में से 53 बच्चे मर जाते थे। तो बिहार के वर्ष 2019 में मृत्यु दर इन्फेंट मेंटलिटी रेट जो देखें, मोर्टिलिटी रेट की देखें तो प्रति हजार जन्म पर 29 है, जबकि अखिल भारतीय स्तर पर शिशु मृत्यु दर 30 था तथा झारखंड में यह 27 है। देख सकते हैं, आपके सामने दिख रहे होंगे, शिशु मृत्यु दर 30 था और झारखंड में कितना था? 27 था। जबकि देखते हैं किस टाइम, तो 2019 में मृत्यु दर प्रति रेट जो है 29 हो गया, जबकि अखिल भारतीय मृत्यु दर 30 था और झारखंड में 27 था। तो अभी के अनुसार 2019 के अनुसार जब देखते हैं तो ये डाटा निकल के आएगा। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 28 नंबर क्वेश्चन, 2001 में जनगणना के अनुसार 2001 जनगणना के अनुसार बिहार राज्य सरकार भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? 2011 में ये पूछा गया था क्वेश्चन, इसीलिए 2001 की जनगणना का रिपोर्ट यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो इसी संदर्भ में जब हम देखते हैं तो बी नंबर ऑप्शन इसका निकल के आएगा, तीसरा स्थान है बिहार का भारत में और अभी भी तीसरा ही स्थान है मेरे ख्याल से। तो देखें तो इसकी जब डाटा देखेंगे तो निकल के आएगा 1991 में जनगणना के अनुसार संयुक्त बिहार झारखंड सम्मिलित था तो 8.637 करोड़ थी और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या 13.62 करोड़ था, उसके पश्चात सर्वाधिक था। और उसी प्रकार जब हम देखते हैं तो इस प्रकार 1991 में बिहार भारत 1991 में बिहार भारत का दूसरा सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला राज्य था और जो है 2001 के जनगणना के अनुसार जब देखते हैं तो बिहार भारत का तीसरा सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य था और 2011 के जनगणना के अनुसार देखते हैं तो बिहार अभी भी तीसरा ही क्रम पे उपलब्ध है। तो इसी क्रम में जब हम देखते हैं उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र का स्थान क्रमशः पहला और दूसरा है और यानी उत्तर प्रदेश पहला है, महाराष्ट्र दूसरे नंबर पे आता है और 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के आधार पर जब सर्वाधिक जनसंख्या वाला 5 राज्य की जब जनसंख्या देखते हैं तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे पहले नंबर पे आती है जो कि 19 करोड़ के साथ है और महाराष्ट्र की जनसंख्या आती है 11 करोड़ के साथ और बिहार की जनसंख्या आती है 10,40,99,452 और पश्चिम बंगाल का जो है कि निकल के आता है 9 करोड़ और आंध्र प्रदेश का 8,45,80,777 आता है। तो ये डाटा निकल के आएगा। 29 नंबर क्वेश्चन इसी संदर्भ में आगे बढ़ते हुए हमारे पास निकल के आएगा जो कि कहता है आपको कि गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है, कहाँ पर है? तो मतलब इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन के तौर पे निकल के आएगा दिल्ली, पटना, भोपाल, जयपुर। तो इसका आंसर होगा आपका डी ऑप्शन होगा, बी ऑप्शन होगा, पटना में स्थित है। गुल्लक बच्चा बैंक कहाँ स्थित है? तो पटना में स्थित है। और इसी के संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे और कई सारी जानकारी हम लोग को मिलेगा। तो गुल्लक बच्चा बैंक गरीब बच्चों के सामुदायिक, देख सकते हैं, गरीब बच्चों का एक सामूहिक बैंक है जो कि पटना में स्थित है। इसमें पटना के स्लम बस्ती में 500 से अधिक बच्चे अपने बचत के 5-10 रुपए जमा करते हैं और इन पैसे को अपनी शिक्षा के अलावा अन्य आकस्मिक जरूरतों में इस्तेमाल करते हैं। देख सकते हैं ये में जो कौन से लोग पैसा जमा कर सकते हैं तो 5-10 रुपए जमा कर सकते हैं, जो कि अधिकांश बच्चे कहाँ के हैं? तो पटना के स्लम बस्ती के हैं, जो 500 से अधिक बच्चे हैं जो कि बचत खाते हैं। यहाँ पे बच्चे जो अपनी बचत के 5-10 रुपए ही जमा करते हैं यहाँ पे और इन पैसों को कहाँ इस्तेमाल करते हैं? शिक्षा और अन्य आकस्मिक जरूरतों में इस्तेमाल करते हैं। यह बैंक बिहार सरकार के मानव संसाधन विकास विभाग की संस्था किलकारी द्वारा बिहार के जरिए संचालित होता है। देख सकते हैं बिहार में मानव संसाधन विकास
मंत्रालय है, एक विभाग है, विभाग कह ले मंत्रालय कह ले, उसी के अधीन किलकारी बिहार, बिहार के संस्था है एक किलकारी, उसी के अंतर्गत ये बैंक चलाया जा रहा है और इस बैंक का संचालन बच्चों द्वारा ही किया जाता है। इस बैंकों का जो संचालन है बच्चे के ही द्वारा किया जाता है, यानी बच्चे ही इस बैंक को चलाते हैं और बच्चे ही पैसा जमा करते हैं। बच्चों के लिए बैंक है तो बच्चे ही सारे काम इस बैंक में करते हैं, जो कि पटना में स्थित है। देखेंगे निश्चित रूप से ये अच्छा क्वेश्चन था। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हमारे स्क्रीन पे दिख रहा है क्वेश्चन, बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण है। बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे लोगों की अधिकतम संख्या होने का कारण क्या है? तो देख सकते हैं बिहार राज्य में गरीबी रेखा के नीचे होने का मेन कारण क्या है, तो निकल के आएगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी, यानी इनमें से कोई नहीं। भूमि सुधारों में असफलता, राजनीतिक शिक्षा का अभाव और श्रमिक वर्ग में अधिक जनसंख्या। तो ये आंसर था आपका। उसमें व्याख्या देखेंगे, व्याख्या निकल के आएगा हमारे पास कि बिहार राज्य में भारत के सर्वाधिक गरीब राज्य में से एक है और बिहार की इसी गरीबी के प्रमुख कारण राज्यों के भूमि सुधारों में असफलता रही है। और भूमि सुधारों में की गई असफलताओं के पीछे मुख्य कारण राजनीतिक इच्छा का अभाव रहा है और पुनः औद्योगिक रूप से पिछड़ा देख सकते हैं, औद्योगिक रूप से पिछड़ा होने के कारण बिहार के श्रमिक वर्गों की जनसंख्या काफी अधिक है। अतः उपयुक्त तीनों विकल्पों बिहार के पिछड़ेपन एवं तंजनिती गरीबी के प्रमुख कारण है, तो इसलिए इनमें से सभी ऑप्शन सिलेक्ट किया जा रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं ये तीनों चीज के कारण हमारा बिहार जो अधिकतम गरीबी रेखा के नीचे चले गया है। यहाँ देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहेंगे। बिहार में पटसन उद्योग की पट्टी स्थित है और कथन के टाइप से दिया हुआ है यहाँ पे। उत्तर पश्चिम बिहार मैदान में, उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में, मध्य दक्षिण बिहार मैदान में, दामोदर घाटी प्रदेश में। देख सकते हैं तो इसका आंसर देखें तो आंसर निकल के आएगा आपका बी नंबर ऑप्शन निकल के आएगा, केवल दूसरा नंबर ऑप्शन। यानी दूसरा नंबर ऑप्शन कहता क्या है, तो देखेंगे दूसरा नंबर ऑप्शन कहता है आपका मैं दिखाता हूं आपको। दूसरा नंबर ऑप्शन यहाँ पे कहता है उत्तर पूर्वी बिहार मैदान में जो है कि पटसन का उद्योग पट्टी स्थित है और ये उद्योग अब झारखंड में चला गया है। निश्चित रूप से आप जानते होंगे इस बात को, जब हम इसकी व्याख्या देखेंगे तो निश्चित रूप से समझ में आएगा। बिहार के पटसन उद्योग मुख्यतः पूर्णिया, कटिहार, सहरसा, दरभंगा में विस्तृत है और जिसमें उत्तर पूर्वी बिहार, पूर्णिया एवं कटिहार पटसन उत्पादों के प्रमुख केंद्र हैं। पूर्णिया बिहार के कुल जूट उत्पादन का लगभग 70% जो है उत्पादन केवल पूर्णिया से ही मिल जाता है बिहार को, और बाकी जो है तीन राज्यों में कटिहार, सहरसा, दरभंगा में बट जाता है 30% में। ये तीनों राज्य 10-10% या फिर कुछ अल्टरनेट में बट जाता है। तो निश्चित रूप से इसके संदर्भ में जब 31 नंबर क्वेश्चन देखते हैं तो हमें आगे बढ़ना पड़ेगा। आगे बढ़ते हुए हमें 32 नंबर क्वेश्चन के पास पहुंचेंगे तो देखने को मिलेगा हमें कि बिहार में पहली चीनी मिल की स्थापना हुई थी। कहाँ पर स्थापना हुई थी ये बात पूछा जा रहा है। बिहार में पहली चीनी मिल कहाँ पर स्थापना की गई थी, तो मरहौरा है, बेतिया है, मोतिहारी है, पटना है। तो ऑप्शन नंबर ए निकल के आएगा, मरहौरा में जो कि पहली चीनी मिल बिहार में स्थापित की गई थी। इसी संदर्भ में जब देखेंगे तो यह चीनी मिल 1904 ईस्वी में मरहोना के सारण जिले के मरहोना गांव में स्थित किया गया था। मरहोरा जो जगह है उसमें स्थापित किया गया था। और जबकि बिहार में चीनी का पहला कारखाना 1840 ईस्वी में बेतिया में डचों द्वारा स्थापित किया गया था। बेतिया में सबसे पहले जो है 1840 में स्थापित किया गया था, डचों द्वारा प्रारंभ किया गया था। देख सकते हैं प्रारंभ किया गया था तब, तो ये बेतिया में किया गया था। और मरहोरा में पहली चीनी मिल का स्थापना किया गया था। और जब बिहार में चीनी मिल का पहला कारखाना लगा था तो वो अंग्रेजों के द्वारा किया गया था, डचों के द्वारा, डच के जो वासी थे, डच के जो शासक थे उसके द्वारा। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 33 नंबर क्वेश्चन हमारे सामने आ जाएगा और कहता है 33 नंबर क्वेश्चन कि बिहार का एक इस्पात कारखाना है। बिहार का एक इस्पात कारखाना कौन सा है, तो ये पूछा गया क्वेश्चन 1994 का है, इसीलिए हमें जाना पड़ेगा रांची, और रांची का ऑप्शन आ जाएगा हमारा जमशेदपुर। जमशेदपुर में जब बिहार था तो जब ये एक साथ था तो उस समय की बात है यहाँ पे। तो अभी देखेंगे तो जमशेद दजी नावा
नासवासनी, देख सकते हैं नासवान जी टाटा के तात्कालिक बिहार के जमशेदपुर में इस्पात कारखाना निर्माण हेतु स्थल का चयन किया था। ये आदमी का नाम है, देख सकते हैं जमशेद जी नसवान जी टाटा, गजब नाम है भाई। देख सकते हैं इसका चयन किया गया था यहाँ पर 1907 ईस्वी में इस्पात की कारखाने का स्थापना हुई थी। जमशेदपुर इस्पात संयंत्र भारत का सबसे बड़ा एकीकृत निजी इस्पात संयंत्र है और वर्तमान में यह झारखंड में चला गया है। तो इसके आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन निकल के आएगा हमारे पास कि छोटा नागपुर पठार के मुख्य फसल क्या है। छोटा नागपुर पठार के मुख्य फसल क्या है, मकई है, गेहूं है, तिलहन है, चावल है। तो देख सकते हैं मुख्य फसल मकई और गेहूं होना चाहिए। ऑप्शन निकल के आएगा केवल कूट को चुनिए। यहाँ पर देख सकते हैं केवल एक सही है, दो सही है, दोनों सही है, या फिर एक और चौथा सही है। तो ऑप्शन आपका निकल के आएगा यहाँ पे केवल एक ही सही है, यानी कि चावल के लिए ही छोटा नागपुर का पठार जाना जाता है मुख्य तौर पे। तो देखेंगे यहाँ से निकल के आएगा डिस्क्रिप्शन के अनुसार छोटा नागपुर की मुख्य फसल चावल है। इसके अतिरिक्त उपयुक्त फसलें गौन के रूप में उस क्षेत्र में उगाई जाती है, मतलब गौन मतलब नहीं के बराबर उगाई जाती है। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो 35 नंबर क्वेश्चन हमारे पास आएगा और कहता है बिहार राज्य की मुख्य नंदक फसल कैश क्रॉप कौन सी है। देख सकते हैं बिहार राज्य के मुख्य नंदक नकंद फसल कैश नकद फसल जिसको कहते हैं कैश क्रॉप। चाय है, गन्ना है, तो गन्ना होगा इसका आंसर। एक ट्रिक में मारिए इसको, गन्ना होगा, या फिर इसको देख सकते हैं नकद फसल में ये भी आ जाएगा आपका, रबर भी आ जाएगा, चाय भी आ जाएगा, नारियल हो जाएगा, कॉफी भी आ जाएगा, लेकिन ये सब बिहार में उगता ही नहीं है, सिर्फ गन्ना ही उगता है। देख सकते हैं बिहार के मुख्य नकदी फसलें गन्ना है, तंबाकू है, जूट है और मेस्ता है। इन सभी नकदी फसलों का मूल्य एवं उत्पादन के हिसाब से गन्ना प्रथम स्थान पे आता है। देख सकते हैं समस्तीपुर साइड में आप जाइएगा तो तंबाकू का खेत देखिएगा, और जूट का देखेंगे तो आप पूर्णिया चले जाइए, और मेस्ता का देखेंगे तो उधर ही आपको कटिहार के समीप मिलता है। और देखेंगे नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन के तौर पे निकल के आएगा बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करके कौन से हेतु कौन प्रमुख वित्तीय संस्था है। बिहार में औद्योगिक वित्तीय सहायता प्रदान करने हेतु कौन सी प्रमुख वित्तीय संस्था है। तो इसका ऑप्शन है विश्व बैंक है। विश्व बैंक कैसे होगा भाई, विश्वमान है, बिहार राज्य वित्त निगम है, उसके बाद बिहार स्टेट और बैंक ऑफ इंडिया है। तो देख सकते हैं इसका आंसर निकल के आएगा बिहार राज्य वित्त निगम। बिहार राज्य वित्त निगम ये 1996 के 41वीं बीपीएससी एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। और इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो आगे इसकी डिस्क्रिप्शन निकल के आएगा जो कि वित्तीय से संबंधित था। तो इसमें देखेंगे तो निकल के आएगा बिहार में औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य स्थित निगम की स्थापना वर्ष 1954 ईस्वी में दी गई थी। 1954 ईस्वी में दी गई थी। कब दी गई थी, तो 1954 ईस्वी में दी गई थी। बिहार के औद्योगिक सहायता प्रदान करने हेतु बिहार राज्य वित्त निगम की स्थापना 1954 ईस्वी में की गई थी, जो कि है कि औद्योगिक के बिहार में जो औद्योगिक लगता है उसको सहायता प्रदान करता है कुछ भी। इस संदर्भ में जब हम देखेंगे आगे वाले क्वेश्चन में 37 नंबर क्वेश्चन जाति पर आधारित आतंकवादी सेना कास्ट बेस्ड टेररिज्म की राजनीति निम्नलिखित में से राज्य में होता है। बिहार में किस राज्य में होता है, देख सकते हैं जातिवाद पर आधारित, तो ये बिहार का ही होगा, ये बिहार में ही ऐसा काम होता है। देख सकते हैं यहाँ पर जाति आधारित ये होता है, राजनीति किया जाता है कास्ट को लेकर के। और इस बीच में देखेंगे तो जाति आधारित जनगणना भी करवाया जा रहा था, जिस पर हाई कोर्ट ने रोक लगा दिया। और ये बहुत ही बेकार टाइप से कह दें आप, ये शासन के तौर पे किया जा रहा है, जिसमें कि अजीब अजीब प्रकार की काम शिक्षकों को दिया जाता है, जो कि शिक्षक का काम सिर्फ न सिर्फ पठन पाठन होता है, बल्कि जो है कि इसे कई सारे काम में लगा दिए जाते हैं। जैसे मिड डे मील योजना हो गया, और बहुत सारे ऐसे काम हैं जिसमें लगा दिया जाता है शिक्षकों को। ये बेकार स्थिति है, ये नहीं होना चाहिए बिहार सरकार के द्वारा। जातिवाद पर आधारित आतंकवादी सेना बिहार की सामाजिक राजनीतिक आर्थिक स्थिति को देनी है। राजपूतों ने बिहार के भोजपुर जिले 1979 में प्रथम जातिवादी सेना कुएर सेना की स्थापना की थी, और तत्पश्चात बिहार में इस प्रकार की कई जाति विशिष्ट आधारित सेनाओं का गठन किया गया, जिनमें कि मुस्लिमों, पठान एवं राजपूतों द्वारा गठित सनलाइट सेना
कुर्मियों द्वारा गठित भूमि सेना, यादवों द्वारा गठित लोरिक सेना और भूमिहारों द्वारा गठित रणवीर सेना आदि प्रमुख हैं। ये सब सेना का गठन किया गया है, जिसमें कि जाति के आधार पर सेना का गठन किया गया था। और देखेंगे आगे बढ़ते हुए हमारे पास निकल के आएगा क्वेश्चन, बिहार राज्य के चुनाव आयुक्त कौन से हैं। तो देखेंगे यहाँ पर चुनाव आयुक्त जो पूछा गया 2001 के अनुसार यहाँ पर पूछा गया है, तो यहाँ पर जानने की जरूरत है हमें अभी के अनुसार। तो यहाँ पर देखेंगे 28/3/2003 तक बिहार चुनाव आयुक्त का रहे हैं वर्तमान, कौन रहे हैं 2003 तक, तो ML मजूमदार रहे हैं। उसके बाद वर्तमान में जो है कि चुनाव आयुक्त कौन से हैं, तो दीपक प्रसाद है जो है कि बिहार के चुनाव आयुक्त हैं। देख सकते हैं बिहार के चुनाव आयुक्त दीपक प्रसाद है, इसको ध्यान में रखेंगे। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा निम्नलिखित में से कौन सा बिहार और झारखंड सह राज्यपाल हैं। तो देख सकते हैं 2001 के अनुसार ये क्वेश्चन पूछा गया है यहाँ पे। तो विनोद कुमार पांडे, विष्णुकांत त्रिपाठी शास्त्री और विमल कुमार दुबे गिरीश चौबे में से विनोद कुमार पांडे था जो कि बिहार के राज्यपाल रहे थे, सह राज्यपाल रहे थे। और अभी कौन है तो देख सकते हैं इसी डाटा में हमें समझ में आएगा कि प्रश्नकाल में विनोद कुमार पांडे बिहार के और झारखंड के सह राज्यपाल थे, और दिसंबर 2007 के पूर्व बिहार के 4 राज्यपाल नाम निम्नलिखित रूप से दिया गया है और उसकी कार्यकाल भी दिया गया, तो इसको समझेंगे। वर्तमान में है फागू चौहान, ध्यान रखेंगे इस बात को, फागू चौहान हमारे राज्यपाल साहब हैं, अभी महामहिम राज्यपाल है फागू चौहान। और चौथे नंबर पे देखेंगे तो चौथे नंबर पे रामकृष्ण सूर्य भावई है जो कि बिहार और बंगाल दोनों से संबंधित रखते थे, बिहार और झारखंड से संबंधित रखते थे। और इसमें है श्री गोपाल कृष्ण गांधी है, सरदार बूटा सिंह है और वेद कुमार मारवा है जो कि झारखंड और बिहार के संगत राज्यपाल रहे हैं। वर्तमान में अभी राज्यपाल है फागू चौहान, इसको ध्यान में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन निकल के आएगा 40 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। तो 40 नंबर क्वेश्चन जब देखते हैं तो निकल के आता है आपके सामने कि अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा किसे बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था। बिहार का गवर्नर अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा किसे नियुक्त किया गया था, तो ये क्वेश्चन पूछने लायक है। तो यहाँ पर सुंदर सिंह भंडारी द्वारा जो है कि सुंदर सिंह भंडारी को जो है कि बिहार का गवर्नर नियुक्त किया गया था, जो अटल बिहारी वाजपेयी ने किए थे। तो अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा सुंदर सिंह भंडारी को बिहार के राज्यपाल नियुक्त किया गया था। सुंदर सिंह भंडारी 27/4/1998 से लेकर 15/3/1999 तक बिहार के राज्यपाल रहे हैं, और ये जो थे अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा इन्हें नियुक्त किया गया था। इसी संदर्भ में जब हम देखेंगे आगे बढ़ते हुए कि बिहार पर बकाया ऋण क्या है, तो बकाया ऋण उस समय की बात पूछी जा रही है 2001-2 की। तो यहाँ पर वर्तमान में देखेंगे तो वर्तमान में यहाँ पर निकल के आएगा, तो मेरे ख्याल से यहाँ पर 2020-21 का देखेंगे तो निकल के आएगा वर्तमान में। यहाँ है वर्तमान में आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार वर्ष 2020-21 में बिहार पर कुल बकाया राशि 2,27,196 करोड़ रुपए था। और उस समय की बात कहा जाए ऋण था तो 37,653 करोड़ रुपए था, जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिख रहा है। तो अभी के अनुसार जब देखेंगे तो पूछा जाए तो 2,27,196 करोड़ 2,27,196 करोड़ रुपए जो है कि कर्जा है बिहार सरकार को। यहाँ पर देखेंगे 42 नंबर क्वेश्चन के तौर पे, तो केंद्रीय मंत्रिमंडल में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं। केंद्रीय मंत्रिपरिषद में वर्तमान में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं, तो देखेंगे यहाँ पर 3, 5, 7 है, तो इसमें डी नंबर ऑप्शन आएगा आपका, डी नंबर यानी उनमें से कोई नहीं। तो इसी संदर्भ में जब हम देखेंगे तो 7 जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल पुनर्गठन के पश्चात केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, जिनमें 6 कैबिनेट मंत्री है, 2 राज्य मंत्री हैं। यहाँ पर ध्यान देंगे इस बात को, केंद्रीय मंत्रिपरिषद में बिहार के कितने सांसद सम्मिलित हैं, तो इस बात में देखेंगे तो यहाँ पर 2021 के अनुसार 7 जुलाई 2021 मंत्रिमंडल का जो गठन हुआ था उसमें बिहार के कुल 6 मंत्री हैं, 4 कैबिनेट में हैं और 2 राज्य मंत्री हैं। तो इसी समय में जब हम आगे बढ़ेंगे 43 नंबर क्वेश्चन के साथ, तो निकल के आएगा बिहार विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु बुद्धिस्ट मॉन्क्स बिहार के आंदोलन करते थे, तो नियंत्रण
प्राप्त था, इन सभी को किस पर नियंत्रण प्राप्त था? तो गया के महाबोधि मंदिर पर, गया के विष्णुपाद मंदिर पर, देव के सूर्य मंदिर पर और उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ये इसमें है गया के महाबोधि मंदिर पर ही इन्हें अधिकार था, पूरी तरीके से नियंत्रण था कह लें। तो इस संदर्भ में जब हम व्याख्या देखेंगे तो और कई सारी जानकारी हमारे पास निकल के आएगा। तो विगत वर्षों में बौद्ध भिक्षु गया महाबोधि मंदिर का नियंत्रण प्राप्त करने हेतु बिहार में आंदोलन करते रहे हैं। सर्वप्रथम श्रीलंका के बौद्ध भिक्षु अंगारिका धर्मपल्ला 1881 ईस्वी में यह मांग की थी कि गया का महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षुओं का नियंत्रण होना चाहिए। अखिल भारतीय महाबोधि मंदिर मुक्ति समिति अध्यक्ष नागार्जुन सुराई सेसाई ने संयुक्त राष्ट्र संघ में शरणार्थी उच्च आयुक्त VNHCR के समक्ष महाबोधि मंदिर पर बौद्ध भिक्षु के नियंत्रण की मांग रखी है। ये केस जो देख रहे हैं आप, तो ये केस वहां पर चली गई थी जहां पर संयुक्त राष्ट्र संघ में चली गई थी। संयुक्त राष्ट्र संघ में जो शरण लिया हुआ है शरणार्थी उच्च आयुक्त जो है, उसके यहाँ शरण लिया हुआ नागार्जुन सुरई सेसई, उन्होंने वहां पर जाकर के ये बात रखी कि गया का जो महाबोधि मंदिर है उस पर बौद्ध भिक्षु का नियंत्रण होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है। इस लेवल में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निश्चित रूप से निकल के आएगा हमारा 44 नंबर क्वेश्चन, और 44 नंबर हमसे पूछेगा कि महानगर पालिका में वार्ड की संख्या क्या है। पटना महानगर पालिका में वार्डों की संख्या क्या है? तो निकल के आएगा यहाँ पर कि पटना नगर पालिका में वार्डों की संख्या कितना है, तो 75 है, जो कि ऑप्शन में दिया ही नहीं हुआ है। तो पटना नगर निगम की जो स्थापना कब हुआ था? 15 अगस्त 1952 में हुआ था। पटना नगर निगम अधिनियम 1951 के द्वारा इनकी स्थापना की गई थी। और इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा हमारे पास क्वेश्चन बिहार के पागल खाना स्थित है। बिहार में पागल खाना कहाँ पर स्थित है भाई? तो ये निकल के आएगा धनबाद, पटना, नालंदा, रांची। तो ये पहले की बात है, तो अभी रांची में चला गया है, तो ये अभी हमारे राज्य में स्थित नहीं है। तो इस संदर्भ में जब हम इसकी व्याख्या पढ़ेंगे तो बिहार में पागल खाना रांची इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूरो साइक्रेटी एंड एलिड साइंसेज यानी RINPAS रांची काके, देख सकते हैं काके नामक स्थान पर स्थित है, जो कि वर्तमान में रांची झारखंड की राजधानी है। अभी झारखंड में चली गई है पागलखाना। निश्चित तौर पे आगे बढ़ते हुए जब हम देखेंगे 46 नंबर क्वेश्चन, तो हमसे पूछ लेता है कि बिहार में लोकसभा में सांसदों की संख्या कितना है। बिहार में लोकसभा की सांसदों की संख्या कितना है? तो सी नंबर ऑप्शन यानी 54 सांसदों की संख्या है बिहार में। तो इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसमें बढ़ा घटा सकता है। तो तात्कालिक संयुक्त बिहार लोक सेवा आयोग में 54 सीटें थी, जिनमें से 15 सीटें 15 नवंबर 2000 को जब बिहार झारखंड से अलग हो गया था, तो उसमें आपका इसका जो है 15 नवंबर 2020 को अलग हुआ, तो सभा इसमें जो है कि उपरांत में लोकसभा की सीटें जो 40 सीटें ही रह गई, जबकि 54 सीटों में से 40 सीटें रह गई, तो 14 सीटें ले लिया गया, जो कि झारखंड को दे दिया गया। और 15 नवंबर 2000 ईस्वी को पूर्व में स्थित 15 नवंबर 2000 ईस्वी के पूर्व स्थिति क्या थी? तो लोकसभा में 54 सीटें थी और राज्यसभा में 22 सीटें थी। और इसी संदर्भ में जब हम देखते हैं तो 15 नवंबर को 2000 ईस्वी के पश्चात की स्थिति क्या बनती है? तो लोकसभा में 40 सीटें हो जाती है, राज्यसभा में 16 सीटें हो जाती है, और शेष सीटें जो है नवनिर्मित झारखंड को हस्तांतरित कर दी गई, यानी ट्रांसफर कर दी गई। इसी संदर्भ में जब हम बढ़ते हैं आगे तो क्वेश्चन निकल के आता है हमसे बिहार की लोकसभा सीटों की कुल संख्या क्या है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। ये भी क्वेश्चन उसी टाइप से है। तो उपरोक्त क्वेश्चन की जो व्याख्या दी गई है उसमें आपका 54 नंबर दिख रहा है, लेकिन अभी हमारे पास लोकसभा की संख्या कितनी है? तो 40 है, 40 सीटें हैं और 16 राज्यसभा की सीटें हैं। और इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्यों को चुने जाते हैं? बिहार के लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? तो 20, 35, 30, 40। तो इसकी आंसर निकल के आएगा डी नंबर ऑप्शन 40 सीटें वर्तमान में देख सकते हैं। इसकी जो है 2015 में पूछा गया, तो इसी वजह से इसका आंसर 40 होगा। और इस संदर्भ में जब हम देखेंगे 48 नंबर हो गया, 49 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो 49 नंबर क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे होंगे। अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो निश्चित रूप से लाइक करिएगा। वीडियो थोड़ा सा लंबा होगा, इसके लिए आपको कोई ये नहीं है,
तो आप देख सकते हैं इसमें आपको इस पार्ट का मैं इस एक ही वीडियो में कवर करने जा रहा हूँ। तो आपका जो 60 क्वेश्चन है तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, 1 डेढ़ घंटे का वीडियोस होने वाला है। तो देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे दिख रहा होगा कि बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो बिहार का राज्यपाल है, बिहार के मुख्यमंत्री है, बिहार का मुख्य न्यायाधीश है, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर डी है आपका उपयुक्त में से कोई नहीं, यानी कि बिहार में प्रस्तावित महिला आयोग की अध्यक्षता कौन करेगा? तो इनमें से कोई नहीं है। तो इसकी अध्यक्षता कौन करता है तो हमको जानने की जरूरत होगी। तो किसी राज्य के महिला आयोग की अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए आयोग की अध्यक्ष की विशिष्ट क्षेत्रों अथवा सामाजिक कार्यकर्ता, शिक्षा, चिकित्सा और विधि से होना चाहिए। और सामान्य में राज्य महिला आयोग की अध्यक्षता सुश्री दिलमणि मिश्रा है। देख सकते हैं इसकी जो है वर्तमान में राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष सुश्री दिलमणि मिश्रा है। अतः यह विकल्प डी होगा, ताकि जो कि आंसर में ऑप्शन में नहीं दिया गया है। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो निकल के आता है जमशेदपुर किस नदी के किनारे अवस्थित है? जमशेदपुर किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये झारखंड में है, और झारखंड में है तो देख सकते हैं इसकी जमशेदपुर स्वर्ण रेखा नदी के तट पर अवस्थित है। यह टाटा इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। जमशेदपुर में टाटा उद्योग इस्पात की स्थापना की गई है, और उद्योगों की पानी की आपूर्ति के लिए स्वर्ण रेखा नदी ही नामित है। तो देख सकते हैं इसी संदर्भ में जब आप 51 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो निकल के आएगा हाल ही में बिहार से कौन सा नया राज्य बना है? तो हाल ही की बात जो पूछा गया तो झारखंड होगा यहाँ पे, जो कि उस समय में 28वें राज्य के रूप में बनाया गया था। और इसी संदर्भ में जब आगे बढ़ते हैं तो निकल के आएगा 52 नंबर क्वेश्चन, जो कि कहता है झारखंड बनाने के लिए बिहार राज्य के किस वर्ष विभाजित किया गया था? तो 2000 ईस्वी में विभाजित किया गया था। और 53 नंबर क्वेश्चन देखेंगे तो बिहार का कौन सा शहर झारखंड राज्य की राजधानी बना था? रांची बना था। तो ये नए राज्य की जब रचना होती है तो निश्चित रूप से इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन निकल के आता है उसी ईयर में। तो इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो देख सकते हैं आपके सामने स्क्रीन पे शो हो रहे हैं 15 नवंबर 2000 को बिहार राज्य के कटकर 28वां राज्य बना था, जो कि नाम था उसका झारखंड। और ये देख सकते हैं रांची ब्रिटिश काल में बिहार की ग्रीष्मकालीन राजधानी हुआ करती थी। पहले के समय में देखें तो गर्मी में राजधानी आपका हो जाता था रांची, और ठंडी में राजधानी हो जाता था आपका पटना, क्योंकि रांची में थोड़ा सा गर्मी कम रहता था इस वजह से। हाँ, तो आगे बढ़ते हुए जब हम देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन, तो झारखंड राज्य स्थापित हुआ था कब? तो 2000 ईस्वी में हुआ था। और इसी संदर्भ में जब हम बिहार में तेल शोधक कारखाना की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी निकल के आता है, जिसमें बरौनी आता है। बिहार के बरौनी में तेल शोधक कारखाना है। रांची में भारी मशीन एवं सिंह भूमि में इस्पात उद्योग की स्थापना की गई थी। और इसी संदर्भ में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा 56 नंबर में, निम्न जिले में से सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला आपके देख सकते हैं दरभंगा जिला है, या फिर गया जिला है, समस्तीपुर जिला है। तो ये क्वेश्चन आपका 2000 ईस्वी में पूछा गया है। तो इसी से टाइप से देखेंगे तो इसमें गया जिला ऑप्शन है इसका। तो आंसर है इसका, इसमें भारत सरकार के अनुसार संबंधित जिलों के क्षेत्रफल इस प्रकार है। पटना जिला 3202 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर है। उसके बाद गया है 4976 किलोमीटर वर्ग है। उसके बाद है समस्तीपुर 2904 वर्ग किलोमीटर है। दरभंगा है 2279 वर्ग किलोमीटर। उपर्युक्त के अनुसार सबसे बड़ा जिला क्षेत्रफल की दृष्टि से गया है, किंतु बिहार का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जनपद पश्चिमी चंपारण 5228 वर्ग किलोमीटर के साथ है। इस संदर्भ में जब हम आगे बढ़ते हैं तो क्वेश्चन निकल के आता है 57 नंबर क्वेश्चन, जो कि कहता है आपको कि इनमें से कौन सा जिला झारखंड राज्य में सम्मिलित नहीं हुआ था? बोकारो, रांची, गोड्डा, इनमें से कोई नहीं, तो गोड्डा होगा। गोड्डा या इनमें से कोई नहीं, गोड्डा तीनों तो सम्मिलित हो ही गया था, जिसमें से कोई नहीं है। गोड्डा, रांची एवं बोकारो तीनों जिले झारखंड में सम्मिलित हैं, और झारखंड राज्य के आधिकारिक वेबसाइट पर इनकी वर्तमान में झारखंड जिले की संख्या 24 है। झारखंड में जिले की संख्या कितना है? तो 24 है। पूछा जा सकता है, पड़ोसी राज्य है इसलिए। और इसी संबंध में जब हम आगे बढ़ेंगे तो निकल के आएगा बिहार में इस्पात प्लांट कहाँ पर स्थित है? बिहार में इस्पात प्लांट कहाँ पर स्थित है? तो निकल के आता है धनबाद, मिथिलिया, रांची और पटना।
तो आंसर इसका देखें तो धनबाद में है जो है कि इस्पात का प्लांट स्थापित किया गया है। इस संदर्भ में जब हम देखेंगे इसकी व्याख्या, तो व्याख्या निकल के आएगा हमारे पास। तो कहता है व्याख्या कि व्याख्या कहता क्या है कि प्रश्नकाल के दौरान बोकारो स्टील प्लांट धनबाद में थी। अब बोकारो अलग जिला बन चुका है, यह झारखंड में स्थित है, यह झारखंड में स्थित है। निश्चित रूप से जब हम देखेंगे 59 नंबर क्वेश्चन, तो निकल के आता है हमारे सामने में, नीचे दो वक्त दी गए हैं, इनमें से कथन ए और कथन बी को ध्यानपूर्वक पढ़ें और इन कथनों का आंसर उपयुक्त ऑप्शन के थ्रू दे। तो इसमें कहा जा रहा है कि दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार की अपेक्षा अधिक विकसित है, और इसी कारण कहा गया है कि बी नंबर कारण में कहा गया है कि दक्षिणी बिहार में उद्योग का विकास हुआ है, दक्षिणी बिहार में उद्योग का विकास हुआ है। और इसी कारण जब पूछा जाता है उपयुक्त में से दोनों में से कौन सा सही है, तो आंसर निकल के आएगा यहाँ पर जब व्याख्या देखेंगे तब अच्छे तरीके से। वर्तमान में दक्षिण बिहार उत्तरी बिहार और अपेक्षा अधिक विकसित है, परंतु 2000 से पहले दक्षिण बिहार अर्थात वर्तमान झारखंड उत्तरी बिहार की अपेक्षा कम विकसित है। दक्षिणी बिहार की अल्प विकसित ही अलग झारखंड राज्य विकसित का मूल मुद्दा रहा था, और दक्षिण बिहार खनिज प्रबंधन प्रधान क्षेत्र रहा, और फलस्वरूप खनिजों पर आधारित उद्योगों का विकास दक्षिण बिहार में अपेक्षाएं अधिक है, जबकि जमशेदपुर धनबाद बोकारो में दक्षिण बिहार के प्रमुख औद्योगिक हैं। तो इस बात को आप इस व्याख्या के थ्रू जान गए होंगे कि कौन से राज्य में किसका जो है कि आंसर सही होगा, यानी किसका जो है कि उत्पादन अच्छे तरीके से होता है, किसकी व्याख्या अच्छे तरीके से की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए है आंसर इसका, ए और बी दोनों सही है और ए बी की व्याख्या है। तो इस वीडियो में आप देख रहे थे बिहार से संबंधित क्वेश्चन, जो कि था आपका, जो किस वजह से था, जो कि था आपका बिहार के कृषि और विविध के से रिलेटेड क्वेश्चन था। अगले वीडियो में हम जानेंगे इतिहास से रिलेटेड, जो भी बिहार बीपीएससी के एग्जामिनेशन में पूछा गया क्वेश्चन है उसको हम देखेंगे कि कौन कौन से बिहार इतिहास से पूछा गया था। तो इतिहास वाला क्वेश्चन देखने के लिए ना भूलिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिए मेरे चैनल को, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिले। और इतिहास वाला पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जिसमें आपका कोई भी चेंजिंग नहीं होता है, चाहे वो किसी भी ईयर का क्वेश्चन हो। निश्चित रूप से उसी क्वेश्चन को उठा करके आपके एग्जाम में रख सकता है बीपीएससी, तो आप ध्यान से देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और इतिहास के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। इस वीडियो में बस इतना ही, तब तक के लिए खुशी रहिए, मुस्कुराती रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।